तुर्की और सीरिया से जुड़ी तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। भूकंप से अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राहत और बचाव का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए भूकंप के बाद में लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारत की ओर से भी तुर्की को मदद भेजी गई है, लेकिन इस बीच हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज मौत का आंकड़ा बढ़कर 15,000 के पार पहुंच गया है। भयावह तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन इस बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब रेस्क्यू ऑपरेशन में छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी को भी बचाया गया। तुर्की में विनाशकारी भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और इस बीच भारत की तरफ से तुर्की की मदद के लिए राहत सामग्री की 5वीं खेप भेज दी गई है, जिसके लिए दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से C-17 ग्लोबल बास्टर विमान ने उड़ान भरी। इस भारी भरकम विमान में एनडीआरएफ के 51 जवानों की तीसरी टीम को रवाना किया गया। इससे पहले भी एनडीआरएफ की 2 टीमें तुर्की भेजी जा चुकी हैं, ताकि वो वहां मलबे में फंसे लोगों की मदद कर सके। इसके साथ ही दवाइयां और खाने पीने के सामान समेत कई दूसरी चीजों से भरी बस और ट्रक भी इस विमान में भेजे गए। इसके अलावा डॉग स्क्वाड की दूसरी टीम भी भेजी गई, जिनका काम तुर्की के अलग अलग शहरों में मलबे में फंसे लोगों का पता लगाना होगा, ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके। बड़े बस आप देख रहे हैं, इसके पीछे एक मिनी ट्रक है, वो भी इस C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए जाएगा। इस दौरान विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और भारत में तुर्की के राजदूत फिरत सुनेल भी एयरबेस पर मौजूद रहे। Prime Minister Narendra Modi ji had yesterday itself, day for yesterday itself, instructed all the concerned authorities to take the required steps. इसके साथ ही भारत ने तुर्की की हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। तुर्की के अलावा सीरिया के लिए भी भारत ने इसी तरह की पेशकश की। तुर्की में भूकंप से आई तबाही के बाद से ही भारत की तरफ से मदद भेजे जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से भारी तादाद में जरूरी सामान तुर्की भेजे गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की तस्वीर है, जहां पर इस विमान के जरिए जो भी राहत सामग्री है या जो भी जरूरत का सामान है वो तुर्की रवाना किया जा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से ट्रक, साथ ही साथ में डॉग स्क्वाड, साथ ही साथ ये दवाइयां, खाने पीने की चीजें तुर्की भेजी जा रही है, क्योंकि इस वक्त तुर्की मुश्किल हालातों से जूझ रहा है। तुर्की में आए भूकंप के बाद वहां पर स्थिति बिगड़ती जा रही है और ऐसे में भारत ने एक ऐसे देश के रूप में जो सबकी मदद के लिए आगे आता है, उसने ये पहल की है। जब हम किस तरीके से तुर्की को ये राहत सामग्री भिजवा रहे हैं, ये जरूरी सामान भिजवा रहे हैं, जो न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह आदेश दिया गया, जिसका पालन किया जा रहा है। तुर्की और सीरिया में भूकंप आने के बाद भारत सरकार लगातार तुर्की को मदद पहुंचाने के लिए सक्रिय है। सीरिया में भी एक विमान जा चुका है राहत और बचाव सामग्री का, और इस वक्त हम लोग मौजूद है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन बेस में। लगातार यहाँ आपको हलचल दिख रही होगी। भारतीय सेना के जवानों को देख सकते हैं। भारतीय सेना के जवान जा चुके हैं वहाँ, भारतीय आर्मी के लोग जा चुके हैं, फील्ड अस्पताल के साथ 99 आर्मी के पर्सनल जा चुके हैं। और इस वक्त राहत और बचाव सामग्री जो ये C-17 ग्लोब मास्टर है, जो कि बड़ा मालवाहक पोत है, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और भारतीय सेना के जवान लगातार राहत और बचाव सामग्री के साथ, जो हमें इस वक्त दिख रहा है, मेडिकल सामग्री के कार्टन आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा कुछ क्लोथिंग भी आपको दिख रही होगी, जो इस विमान के जरिए भेजा जा रहा है। खाद्य सामग्री भेजी जा रही है, खाने का सामान भेजा जा रहा है। और अंदर पहले से ही एनडीआरएफ की गाड़ियां, एनडीआरएफ के जवान जो है वो मौजूद हैं। और लगातार ये जो काम है लगातार किया जा रहा है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत कुछ ही घंटों में तुर्की और सीरिया को मदद देने की शुरुआत कर दी थी। जिस आसमानी रंग की जैकेट को पहनकर प्रधानमंत्री मोदी संसद पहुंचे, वो राजनीतिक गलियारों से आम लोगों तक चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि उनकी उस जैकेट को रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनाया गया, जिसे पहनकर प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन पहुंचे। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पीएम का पर्यावरण संरक्षण के लिए संदेश बताया। पीएम मोदी को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एनर्जी वीक के दौरान बेंगलुरु में ये जैकेट तोहफे में दी थी।
कुदरत की मार झेल रहे सीरिया ने इजराइल की तरफ से दिए मदद के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सीरिया और तुर्की में आए भूकंप से वहां तबाही मची हुई है और इसलिए दुनिया के कई देशों ने उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। लेकिन जब इजराइल ने मदद की पेशकश की तो सीरिया ने उससे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि सीरिया का मानना है कि उनके लोगों को मौत की नींद सुनाने वाले देश से वो किसी भी कीमत पर मदद नहीं ले सकता। जिसके पीछे की वजह है सीरिया और इजराइल के बीच सालों पुरानी दुश्मनी। खासतौर पर 1967 में चला 6 दिन का युद्ध सीरिया कभी नहीं भुला सकता, जिसमें इजराइल ने अकेले ही पूरे पश्चिम एशिया को हिलाकर रख दिया था। हालांकि मदद का प्रस्ताव ठुकराने वाले सीरिया का कहना है कि उसने कभी इजराइल से मदद की गुहार ही नहीं लगाई। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि सीरिया की तरफ से मदद मांगी गई, तभी उन्होंने इसे मंजूरी दी। उधर सीरिया में भूकंप के 2 दिन बाद ही कई प्रांतों में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। सीरिया में इस त्रासदी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2700 के पार पहुंच गई है और इसके साथ ही मलबे से लोगों को निकालने का सिलसिला भी जारी रहा। हालांकि भूकंप से वहां के कई इलाके पूरी तरह से बर्बाद हो गए। हजारों मकान जमींदोज हो गए तो मलबे के नीचे दबकर कई लोगों की सांसें थम गईं। इस बीच सीरिया के हरम शहर से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि रेस्क्यू टीम लगातार अपने काम में जुटी रही। बताया गया वहां पर एक आदमी पिछले 2 दिनों से कई जगहों की खुदाई कर चुका है ताकि वो अपने लापता रिश्तेदारों का पता लगा सके। उसके 30 रिश्तेदार भूकंप की वजह से मलबे के नीचे दब गए। हालांकि वहां राहत और बचाव की कई टीमें भी नजर आईं। तो राहत सामग्री तो भेजी ही जा रही है, लेकिन इसी बीच डॉग स्क्वाड की टीम भी तुर्की भेजी गई है। ये खोजी कुत्ते मलबे के अंदर दबे लोगों का पता लगाने में एनडीआरएफ की मदद करेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल इन्हें खोजी कुत्ते कहा जाता है। जब भी ऐसी कोई आपदा आती है या ऐसा कोई हादसा हो जाता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये मलबे के नीचे जो लोग फंसे हुए हैं उनके बारे में जानकारी दे पाए, कुछ संकेत दे पाए। एनडीआरएफ की 2 डॉग स्क्वाड की टीम पहले ही तुर्की भेजी जा चुकी है और 2 डॉग स्क्वाड की टीम C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए फिर भेजी जा रही है। आप देखिए, बॉब और रॉक्सी नाम बताया गया हमें। इसका क्या नाम है? ये बॉब है और वो रॉक्सी। तो ये क्या करते हैं वहाँ, कैसे काम करते हैं? ये दरअसल जो मलबे में दबे लोग होते हैं, मलबे में दबे लोग जो होते हैं उनकी पहचान करते हैं, उसमें मदद करते हैं एनडीआरएफ के जवानों की। और देख सकते हैं ये जो खास इक्विपमेंट है जिसमें बंद करके ले जाया जा रहा है। पहले भी 2 टीमें डॉग स्क्वाड की भेजी जा चुकी है एनडीआरएफ के जवानों के साथ। और अभी जो तुर्की में C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए ये रॉक्सी है, वो बॉब, ये दूसरा रॉक्सी, एनडीआरएफ के जवान को देख सकते हैं वो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो तापमान है वो कम है, इसलिए तमाम जो डॉग हैं, पहले भी जो 2 डॉग भेजे गए हैं और अभी जो 2 डॉग भेजे जा रहे हैं, इनका वहाँ काम होगा कि वो मलबे के अंदर दबे जो लोग हैं, तुर्की के लोग हैं, उन्हें सूंघ कर उनकी पहचान करें और एनडीआरएफ के जवानों की मदद करें कि कहां कौन फंसा हुआ है। तो तुर्की में आए भूकंप के बाद से ही भारत की तरफ से लगातार मदद भेजी जा रही है। वहीं हतई इलाके में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां भारतीय सेना के जवान भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद करते दिखाई दिए हैं। हतई में भारतीय सेना की तरफ से फील्ड अस्पताल की व्यवस्था की गई है। न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। जो मदद जो एनडीआरएफ के जवान भेजे जा रहे हैं वो वहां जाकर किस तरीके से सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं उसकी वानगी आप देख रहे हैं। तुर्की के हतई प्रांत की ये तस्वीर है, एक अस्पताल की तस्वीर जहां पर भारतीय जवान जो पीड़ित हैं, जो जख्मी हैं, उनकी मदद करते दिखाई दे रहे हैं। लद्दाख में एलएसी के पास चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद न्योमा एयरबेस को लड़ाकू विमानों के लिए तैयार कर रही है। इस वक्त इस एयरबेस से अपाचे, चिनूक और मी-17 जैसे हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। और अब भारतीय सेना लद्दाख में एलएसी के पास न्योमा एयरबेस को लड़ाकू विमानों को उतारने के लिए अपग्रेड करने में जुट गई है। ये एयरबेस 13,400 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसे 230 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्योमा एयरबेस के रनवे को 2.7 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए मई के महीने में काम शुरू होगा और 2 साल के अंदर ये बनकर तैयार भी हो जाएगा। ये एयरबेस एलएसी से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, यानी इसके तैयार होने के बाद चीन को आसानी से तगड़ा जवाब दिया जा सकेगा। और सीरिया में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन भी युद्ध स्तर पर वहां जारी है।
एक महिला को 62 घंटे के बाद मलबे के ढेर से निकाला गया है, तो एक लड़की और एक बच्चे को भी सकुशल बरामद किया गया है। भूकंप की वजह से इन इलाकों में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लोग मलबे में अपनों को तलाश रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी पर सदन के नियम के उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी ने 7 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री पर गलत आरोप लगाए। जितने एलिगेशन लगाए हैं वो ऑथेंटिकेट करके दे दें। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के आरोपों को सदन के नियमों के खिलाफ बताया, क्योंकि उन आरोपों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री उस वक्त सदन में मौजूद नहीं थे। गुजरात के छोटा उदयपुर के रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। तेंदुए की खबर मिलने के बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद उसे जाल में फंसाने की कोशिश की गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वन विभाग की टीम पुलिस के जवानों के साथ जाल लेकर तेंदुए का पीछा करती दिखी। जैसे ही कुछ लोगों ने जाल फेंककर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की, तेंदुआ जान बचाकर भाग गया। हालांकि वन विभाग की टीम और पुलिस के जवानों ने हार नहीं मानी। उन लोगों ने पहले उस तेंदुए को चारों तरफ से घेर लिया और फिर जाल फेंककर उसे धर दबोचा। इसके बाद तो भीड़ ने तेंदुए को घेर लिया। तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 4 घंटे चला અને અલગ અલગ ટીમ બનાવી અને એને રેસ્ક્યુને પાર પાડવામાં આવે છે। बाद में वन विभाग की टीम तेंदुए को पिंजरे में बंद कर अपने साथ ले गई। गृह मंत्री अमित शाह आज नशा मुक्त अभियान के तहत 25 नशा मुक्ति उपचार केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम है। एक बड़ी खबर आप देख रहे हैं। 25 नशा मुक्ति केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। सुबह 11 बजे अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ये कार्यक्रम होना है। पाकिस्तान में बदहाली का ये आलम हो गया कि भूख से तड़प रहे लोग वहां किडनी बेचने के लिए मजबूर हो गए। अफगानिस्तान से जान बचाकर पाकिस्तान में बसे एक पत्रकार ने खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए अपनी किडनी तक बेच देने की बात कह दी, क्योंकि पाकिस्तान में आटा, दाल, गैस और तेल बाजारों से गायब हो चुका है। वहाँ थोड़ा बहुत अनाज और तेल अगर बचा भी है तो वो आम आदमी की पहुंच से दूर है, क्योंकि उसके आसमान छूती कीमतें चुका पाना लोगों के लिए आसान नहीं। उस पर पाकिस्तान के लिए कोढ़ में खाज का काम बेरोजगारी कर रही है। यानी पहले से ही तंगी से जूझ रहे लोगों को अब पेट भरने तक के पैसे नहीं मिल रहे हैं। और इसीलिए वहाँ समी जैश नाम के पत्रकार ने ट्विटर पर अपनी बात रखते हुए कहा कि वो अपनी किडनी बेचना चाहते हैं। समी जैश के मुताबिक पाकिस्तान की कंगाली के इस दौर में उनके घर में खाने पीने की चीजें तक नहीं बची, जबकि वो अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान इसलिए गए थे कि वहां उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा था। उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि अफगानिस्तान में उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान में बसे इस पत्रकार ने दावा किया कि पाकिस्तान से अच्छा तो अफगानिस्तान ही था। उनके मुताबिक कम से कम अफगानिस्तान में भूखा तो नहीं मरना पड़ता। और समी जैश के इस ट्वीट ने पाकिस्तान की तंगहाली की सबसे दर्दनाक तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। अगर किसी भी देश में पेट भरने के लिए किसी को किडनी बेचनी पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात वहाँ की सरकार के लिए हो नहीं सकती। लेकिन शहबाज शरीफ सरकार करे भी तो करे क्या? पाकिस्तान में एक के बाद एक चीजें गायब होती जा रही हैं। वहाँ के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म होने की तख्तियां लटका दी गई हैं। कई जगहों पर तो पेट्रोल ब्लैक में मिल रहा है, जहाँ 1 लीटर के लिए 400 पाकिस्तानी रुपए वसूले जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के हाथ पाकिस्तान के एक धर्मगुरु मौलाना नासिर मदनी का एक एक्सक्लूसिव वीडियो लगा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को कंगाली से उबरने के उपाय सुझाए। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान सरकार को चिटफंड कंपनी बनाने की सलाह दे दी। पाकिस्तान इस वक्त भयानक आर्थिक संकट में फंसा है और उसके पास सिर्फ 7 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। ऐसे में पाकिस्तान की नजरें IMF से मिलने वाले बेल आउट पैकेज पर टिकी हैं। लेकिन अब न्यूज़ 18 को पाकिस्तान के एक धर्मगुरु मौलाना नासिर मदनी का एक एक्सक्लूसिव वीडियो मिला है, जिसमें वो शहबाज शरीफ सरकार को कंगाली से उबारने के लिए मुस्लिम देशों के साथ मिलकर चिटफंड कंपनी बनाने की सलाह दे रहे हैं। 1 अरब डॉलर की कमेटी पाओ, पहली कमेटी तुसी रख लो ते IMF नु टाटा कर दो। मौलाना नासिर मदनी ने यह भी दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री उनकी सलाह मानते हैं तो पाकिस्तान को कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही IMF जैसी संस्थाओं के आगे पाकिस्तान को झुकना होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को कंगाली से उबारने के लिए ऐसे अजीब फॉर्मूले दिए गए, क्योंकि मौलाना नासिर मदनी से पहले तहरीक लब्बैक के नेता हाफिज साद हुसैन रिजवी ने पाकिस्तान को एटम बम से दुनिया को डराने की नसीहत दी थी।
उन्होंने कहा था कि दुनिया से भीख मांगने की बजाय शहबाज शरीफ सरकार को परमाणु बम हाथ में लेकर पैसे मांगने चाहिए। उस दौरान स्वीडन और दूसरे देशों में कुरान जलाए जाने की घटना का जिक्र करते हुए रिजवी पाकिस्तान सरकार पर भड़क गए थे और उन्होंने कुरान का अपमान करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान सरकार को उकसाने की कोशिश भी की थी। और अब कंगाल पाकिस्तान को उबारने के लिए मौलाना नासिर मदनी का चिटफंड कंपनी बनाने का फॉर्मूला तेजी से वायरल हो रहा है। मिशन त्रिपुरा पर है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज वो बीजेपी का संकल्प पत्र उसके लिए जारी करेंगे। त्रिपुरा में चुनावी रैली को भी संबोधित यहाँ करना है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आने वाले समय में त्रिपुरा में होने हैं विधानसभा चुनाव, जिसके लिए पूरी तरीके से बीजेपी एक्टिव मोड में है। कमान सीधे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाली है और आज वो बीजेपी का संकल्प पत्र त्रिपुरा के लिए जारी करेंगे। और बड़ी खबर, चीन और अमेरिका के बीच जासूसी गुब्बारे पर लगातार तनाव जारी। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका चीन के साथ संघर्ष नहीं चाहता। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम पूरी तरह से चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं, लेकिन हम संघर्ष नहीं चाहते। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से पिछले दिनों एक गुब्बारा अमेरिकी सीमा में नजर आया था और ऐसे में ये बताया गया कि ये गुब्बारा चीन का है। चीन और अमेरिका के बीच में, दो सुपर पावर के बीच में इस तरीके से तनाव देखने को मिल रहा है, जहां पर जो बाइडेन लगातार अपने बयानों के जरिए तल्ख तेवर चीन को दिखा रहे हैं। खबर है कि पाकिस्तान अगले कुछ घंटों में पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद आईएमएफ के अधिकारी कुछ घंटों बाद पाकिस्तान से रवाना होंगे। और माना जा रहा है कि जाने से पहले आईएमएफ के अधिकारी पाकिस्तान को कोई अच्छी खबर नहीं सुनाने वाले। लगभग तय माना जा रहा है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से भीख मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आईएमएफ के अधिकारियों को पाकिस्तान में एक हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत चुका है और 9 फरवरी को आईएमएफ के अधिकारियों का पाकिस्तान में आखिरी दिन होगा। खबर है कि आईएमएफ के अधिकारी पाकिस्तान की सरकार को सख्त शर्तें पहले ही सुना चुके हैं, लेकिन उन शर्तों को सुनने के बाद पाकिस्तान की सरकार को जैसे सांप सूख गया। आईएमएफ के अधिकारियों ने बेल आउट पैकेज लौटाने की योजना से जुड़ा प्लान पाकिस्तान की सरकार से मांगा हुआ है, लेकिन अब तक पाकिस्तान के अधिकारी इस तरह का कोई प्लान बना ही नहीं पाए। यही वजह है कि आईएमएफ भी पूरी तरह मजबूर है। पाकिस्तान की ही सरकार के कुछ अधिकारियों ने दावा किया कि बेल आउट पैकेज लौटाने का प्लान बनाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान को आईएमएफ की सारी शर्तें माननी पड़ेंगी, जबकि आईएमएफ की शर्तों को पाकिस्तान के ही सीनियर अफसर बेवकूफाना कह चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार को मोटे तौर पर 3 कदम उठाने को कहा गया है। पहला, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर सरकारी पैसे को सरकारी खजाने में रखना। दूसरा, जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाकर सरकार की कमाई को बढ़ाना। और तीसरा, सेना की ताकत बढ़ाने के नाम पर फिजूल खर्च बंद करना। तीनों ही काम करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की परेशानी यह है कि अगर उसने इन तीनों में कोई एक भी कदम उठा लिया तो सरकार का गिरना तय हो जाएगा, और अगर तीनों कदम उसने नहीं उठाए तो पूरा पाकिस्तान बिकने की नौबत आ जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान पूरी तरह लाचार है। खबर है कि पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार अब $300 करोड़ से भी नीचे आ चुका है। पेट्रोल और डीजल के बड़े बड़े कंटेनर कराची के पोर्ट पर अटके हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास उन्हें देने के लिए डॉलर नहीं है। इसीलिए पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। अनाज और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं और फल बाजारों से गायब हो चुके हैं। लेकिन अब पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसके पास केवल कुछ घंटे बचे हैं। शहबाज सरकार को चुनना है कि उन्हें सरकार बचानी है या पाकिस्तान बचाना है। जो फैसला वो पिछले 15 दिन में नहीं कर पाए, वो अगर अब नहीं किया तो पाकिस्तान का बिकना तय हो जाएगा। पाई पाई को मोहताज हो चुका पाकिस्तान अब अपने दोस्त चीन को ही एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक चीन से एक रेलवे प्रोजेक्ट की लागत को 40% तक कम करने की मांग करने जा रहे हैं, जिसका मतलब यह कि पाकिस्तान अब उस रेलवे प्रोजेक्ट में उतने पैसे नहीं लगा सकता जितना उसका चीन से करार था। इसीलिए वो चीन से यह गुहार लगाने जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की लागत कम की जाए। नवंबर 2022 में चीन और पाकिस्तान कराची से पेशावर तक 1800 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने पर सहमत हुए थे। दोनों देशों के बीच ये समझौता भी चीन की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के तहत हुआ था, लेकिन अब पाकिस्तान इसका खर्च नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि उसका खजाना पूरी तरह खाली हो गया और वो अब चीन से कर्ज भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि पहले ही चीन ने इस परियोजना के नाम पर भारी भरकम कर्ज देकर पाकिस्तान को फंसा रखा है।
जिसे चुका पाने के बारे में पाकिस्तान इन दिनों सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो अपने लोगों के लिए रोटी का इंतजाम करने तक के पैसे नहीं बचे। जबकि चीन का पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्ज है कि पूरे पाकिस्तान के बिकने की नौबत आ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को 3000 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में कुल 8 लाख करोड़ की होती है, जिसे चुकाने के बारे में इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ सपना ही देख सकता है। खुद वहां के रेल मंत्री इसे ऐसा कर्ज मानते हैं जिसे भर पाना पाकिस्तान के बूते की बात नहीं है। इसीलिए वो अब रेलवे प्रोजेक्ट की लागत कम करने की बात कर रहे हैं, ताकि उसे पूरा करने के लिए चीन से और पैसे न लेने पड़े। खबर है कि विनाशकारी भूकंप से हुई भारी तबाही से निपटने में जुटे तुर्की ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने यहां का दौरा करने से मना कर दिया। भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो तुर्की जाने वाले थे। लेकिन तुर्की की सरकार ने राहत और बचाव के काम में व्यस्त होने का हवाला देकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का दौरा रद्द कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि कर दी। जबकि इससे पहले पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने बताया था कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 8 फरवरी को तुर्की का दौरा करेंगे। उनके दौरे की वजह से 9 फरवरी को पाकिस्तान में होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग भी रद्द कर दी गई थी। लेकिन तुर्की ने शहबाज शरीफ की यात्रा रद्द कर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया, जिससे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की किरकिरी हो गई। तुर्की के मना करने के बाद पाकिस्तान ये कहता फिर रहा है कि उसने तुर्की की मदद के लिए दवाओं की एक बड़ी खेप भेजी है, जबकि खुद पाकिस्तान में दवाओं के लिए हाहाकार मचा है। एक रोज पहले ही वहां की दवा कंपनियों ने दाम बढ़ाने के मुद्दे पर शहबाज शरीफ सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर दाम नहीं बढ़े तो 7 दिनों बाद कंपनियों पर ताले लटक जाएंगे। पाकिस्तान के मीडिया का ये कहना है कि शहबाज शरीफ तुर्की से मदद मांगने के लिए जा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर तुर्की ने उनका दौरा रद्द कर पाकिस्तान को झटका दे दिया और अब पाकिस्तान तुर्की की मदद करने के बहाने अपनी बेइज्जती को छिपाने की कोशिश में जुटा है। कंगाल पाकिस्तान में नेता भारत के कसीदे पढ़ते थक नहीं रहे। इस बार इमरान खान ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ की, लेकिन इमरान के बयान से यह भी साफ हो गया कि पाकिस्तान को अब बिकने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया कि पाकिस्तान टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। रोजाना भारत भारत का नाम जप रहा पाकिस्तान अब भी सुधरा नहीं है। जब पाकिस्तान का वजूद ही खतरे में है, उस वक्त भी इमरान खान को कश्मीर की याद आ गई। इमरान खान से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर सवाल पूछा गया था, लेकिन उन्होंने उल्टा भारत के सामने ही बातचीत की शर्त रख दी। शर्त भी ऐसी जिसे माना जाना मुमकिन ही नहीं है। इमरान खान ने कह दिया कि भारत से बातचीत तभी हो सकती है जब कश्मीर में धारा 370 की वापसी हो जाए। मतलब यह कि पाकिस्तान के सामने बिकने का खतरा है, लेकिन उसकी जान अब भी कश्मीर में अटकी है। लेकिन इमरान खान यहां भी भारत की तारीफ करना नहीं भूले। उन्होंने पूरे पाकिस्तान के सामने भारत के प्रधानमंत्री की मिसाल पेश कर दी और उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। इमरान खान ने पाकिस्तान को बताया कि भारत में कानून का राज है, इसीलिए वहां तरक्की हो रही है। इमरान खान भी मानते हैं कि भारत में सरकारें लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं, इसीलिए भारत का पूरी दुनिया में दबदबा है। इमरान खान के ये बोल तब सामने आए जब पाकिस्तान में उन पर बड़ा संकट है। पाकिस्तान की सरकार भी इमरान खान को ही मौजूदा संकट का गुनहगार मानती है। माना तो यहां तक जा रहा है कि किसी भी पल इमरान खान को गिरफ्तार तक किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने अपनी ही सरकार और आर्मी पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। मॉस्को में आयोजित अफगानिस्तान पर 5वीं बहुपक्षीय वार्ता में एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने आतंक के खिलाफ सामूहिक प्रयास का आह्वान किया है। एनएसए अजीत डोभाल ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी देश को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं करना चाहिए। उन्होंने अफगानिस्तान को भी भरोसा दिलाया कि संकट के वक्त में भारत अफगानिस्तान के लोगों को नहीं छोड़ेगा। अजीत डोभाल ने आतंकवाद को बड़ा खतरा बताया और इसके खिलाफ सामूहिक प्रयास का आह्वान किया। उन्होंने आईसिस, लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों से निपटने के लिए राज्य और उनकी खुफिया एजेंसियों के बीच खुफिया और सुरक्षा सहयोग पर जोर दिया। खबर जम्मू कश्मीर के रामबन से, जहां नेशनल हाईवे पर पहाड़ों से लगातार पत्थर गिर रहे हैं और इसे देखते हुए फिलहाल इस रास्ते पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। ये बड़ी खबर घाटी से आप देख रहे हैं। रामबन के इस इलाके में लगातार देखिए किस तरीके से तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ऊपर पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं। ऐसे में फिलहाल इस रास्ते को आवाजाही के लिए रोक दिया गया है। दिल्ली में प्रदर्शन कर रही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई का विरोध कर रही थी।
लेकिन इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। महबूबा मुफ्ती अपने समर्थकों के साथ संसद भवन जाने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले उन्होंने अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ जम्मू में भी प्रदर्शन किया था। तुर्की में आया खतरनाक भूकंप भारत के लिए भी बड़ी खतरे की घंटी माना जा रहा है। भारत की 59% जमीन ऐसी है जिस पर भूकंप का बड़ा खतरा है। मतलब ये कि पृथ्वी के अंदर हो रही हलचल भारत के लिए भी बड़े खतरे की वजह बन सकती है। खतरे की आशंका के आधार पर भारत को 5 जोन में बांटा गया है। सीज्मिक जोन 5 में भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा होता है और सीज्मिक जोन 1 पर सबसे कम। सीज्मिक जोन 5 में देश की 11% जमीन है। सीज्मिक जोन 4 में 18% और सीज्मिक जोन 3 में 30% धरती को रखा गया है। यानी कुल 59% धरती ऐसी है जहां भूकंप आने का खतरा है, जिनमें देश के 13 राज्य आते हैं। इसमें हिमालय की बेल्ट और उत्तरी भारत के कई राज्य सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी सीज्मिक जोन 4 में आती है। मतलब ये कि अगर भारत में धरती की गहराई में प्लेटें हिली तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। और अब आपको भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नया अंदाज दिखाते हैं। MS धोनी खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे और MS धोनी ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है, जिसे फैंस देखकर खूब खुश हो रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व और लोकप्रिय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी के अलग अलग अंदाज आप देखते रहते हैं जो उनके फैंस को खूब खुश करते हैं। और एक और अंदाज ये महेंद्र सिंह धोनी का आप देख रहे हैं, जहां क्रिकेट की पिच में तो उन्होंने लोहा मनवाया ही, लेकिन अब वो खेती बाड़ी में भी लोहा मनवाते नजर आ रहे हैं और ट्रैक्टर चलाया है। इधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कोर्ट परिसर में एक तेंदुए ने कई लोगों पर हमला कर दिया और इस घटना से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। तेंदुए को देखकर जब लोग इधर उधर भागने लगे तो तेंदुए ने आक्रामक होकर कोर्ट परिसर में जूते ठीक करने वाले एक आदमी पर हमला कर दिया। इसके साथ एक और आदमी को भी घायल कर दिया, जिसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद तेंदुए को पकड़ने का ऑपरेशन चलाया गया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार तेंदुआ पकड़ा गया। खबर यूपी के ग्रेटर नोएडा से आ रही है। बस की चपेट में आने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से आप देख रहे हैं, जहां पर सरकारी बस ने कई लोगों को रौंद दिया है। इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 3 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से पुलिस से प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की मदद करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से लाखों रुपए भी बरामद किए और उन तीनों के पास पुलिस को भड़काऊ सामग्री भी मिली। बताया गया कि आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उन्हें पैसा जुटाने का निर्देश पाकिस्तान में बैठे उनके सरगना ने दिया था, जिससे श्रीनगर में वो अपने कैडर को मजबूत कर सके और जम्मू कश्मीर में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। चंडीगढ़ में कुछ प्रदर्शनकारी जेल में बंद सिख बंदियों की रिहाई की मांग करते हुए पुलिस वालों से उलझ गए। कौमी इंसाफ मोर्चा नाम के संगठन से जुड़े ये लोग पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के जवानों पर हल्ला बोल दिया। वहां से आए वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी तो तलवारों से पुलिस वालों पर हमला करते दिखे, वहीं कुछ ने जबरदस्त पथराव कर पुलिस वालों को पीछे धकेलने की कोशिश की। हंगामा कर रहे लोगों को वहां से हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज का सहारा लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने न सिर्फ पुलिस वालों से मारपीट की, बल्कि पुलिस की गाड़ियों में भी जोरदार तोड़फोड़ की। उधर ब्राजील में अमेज़न के हरे भरे जंगल में सोने के अवैध खनन में जुटे लोगों के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई और इस दौरान ब्राजील की पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार भी किया। और इसके साथ ही अवैध खनन में जुटे लोगों के घरों और एक प्लेन को नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई से घबराकर अपनी जान बचाने के लिए कुछ तस्करों ने नाव के जरिए भागने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। बताया गया कि अमेज़न वर्षा वन के इस इलाके में करीब 27,000 आदिवासी रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में यहाँ जमीन से सोना निकालने के लिए अवैध तरीके से कई लोग घुसपैठ कर चुके हैं,
जिससे आदिवासियों की जान पर खतरा मंडराने लगा है। अमेज़न के जंगलों को दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। इसी वजह से वहां की सरकार ने अवैध खनन रोकने के लिए एक बड़े पैमाने पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वो जवाब देंगे। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कल आपने देखा कि किस तरीके से लोकसभा में उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया, और न केवल जवाब दिया बल्कि विपक्षियों पर भी निशाना साधा। आज वो संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री ये जवाब देंगे। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।